दोस्तों इन पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये है रियल स्क्विड गेम। अगर आपको ये लगता है कि स्क्विड गेम सिर्फ एक सीरीज है या सिर्फ एक ऐसी कहानी है जो किसी ने इमेजिनरी माइंड से लिखकर और एक सीरीज बना दी, तो आप गलत हैं, क्योंकि ये एक रियल गेम था जो सच में खेला गया था। ये वाली इमेज आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं जरूर देखी होंगी, जिस पर लिखा था स्क्विड गेम नॉट जस्ट ए शो, इट इज हैपन 1918 कोरिया। ये एक रियल कहानी पर बेस्ड है, लेकिन आपको रियलिटी बता दूं कि ये सारी इमेजेस एआई जनरेटेड हैं, जिनको बनाया था जियाद हरमुआदी ने, जो एक टर्किश आर्टिस्ट हैं। उनकी प्रोफाइल भी आप देख रहे होंगे। ये उसने बनाया था जो फेक इमेजेस थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये सारी इमेजेस फेक थी, ये सारी इमेजेस इसने ही बनाई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्विड गेम रियल में था ही नहीं। एक्चुअल में कोरिया में कुछ ऐसा हुआ था जो स्क्विड गेम से भी भयानक था। आप अगर सुनेंगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे। यह है एक ऐसे कैंप की सच्चाई जिसमें लोग जीने के बजाय मरने की भीख मांगा करते थे। उसमें ऐसे गेम वगैरह नहीं खिलाया जाता था, लेकिन लोग मरने की भीख मांगते थे। वहां पर इतनी बुरी कंडीशन कर दी थी लोगों की। यहाँ पर लोगों को स्क्विड गेम के जैसे करोड़ों रुपए नहीं मिलते थे या मिलियंस डॉलर नहीं मिलते थे। इन्हें मिलता था सिर्फ 2 टाइम का खाना, वो भी सूखी रोटी। वही चीज इनके लिए इनाम था जो लोगों को सिर्फ जिंदा रखता था। और क्या थी इसकी रियलिटी, जो कोरिया की सरकार होने के बावजूद भी उसके नाक के नीचे इतनी बड़ी चीज हो रही थी और ये सारी चीजें चल रही थी जो लोगों को इतना ज्यादा माइंडली डिस्टर्ब कर रही थी कि लोग मरने की दुआ मांगते थे कि किस टाइम हमारी डेथ हो जाए और हम इस चीज से मुक्ति पा सकें। इतना ज्यादा भयानक था, ये इतना ज्यादा डरावना था कि स्क्विड गेम सीरीज में भी वो चीजें नहीं दिखाई गई जो इसमें होती थी। तो क्या थी रियलिटी और क्या क्या होता था उसमें, और स्क्विड गेम की असली रियलिटी क्या है। वीडियो को पूरा देखिए कंप्लीटली, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आखिर हुआ क्या था। चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलते रहती हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। उसी के 2 साल पहले साउथ कोरिया को आजादी मिली थी, और उसी के बाद नई जंग की स्टार्ट हुई। वो कैसे? क्योंकि 1950 में कोरिया पोल 2 हिस्सों में टूट गया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को नीचा दिखाना चाहता था और अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक साफ शुद्ध और अच्छा देश दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो उसी बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। साल 1953 कोरिया का युद्ध रुक चुका था, लेकिन वहां पर लोगों की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी थी, चारों तरफ एक तरीके से भुखमरी फैल गई थी और लाखों लोग सड़क पर आ गए थे वो भीख मांगने के लिए, और बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी थी। तो साउथ कोरिया का सबसे हार्डेस्ट, सबसे घिनौना और सबसे डरावना एक्ट लागू हुआ, जिसको कहा गया सोशल वेलफेयर एक्ट। जिसके अनुसार ये था तो साउथ कोरिया का ब्यूटिफिकेशन एक्ट, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और ही थी। साल 1960 में पार्क चुंग-ही की सत्ता आने के बाद उसने ये कहा कि गरीबों को रोड से हटा दिया जाए, जो भी लोग रोड पर आपको दिखे वो हटा दिए जाएं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें हटाया कैसे जाए, क्योंकि उन्हें मार भी नहीं सकते, क्योंकि इतना सारा विद्रोह हो जाएगा, पूरे देश में फैल जाएगा कि इतने लोगों को मारा क्यों जा रहा है, और उन्हें दूसरे देश भी नहीं भेजा जा सकता था। तो ऐसे में वो क्या करते, तो उन्होंने एक स्कीम निकाली जिसका नाम था सोशल वेलफेयर स्कीम, और इसी के साथ ही रिहैबिलिटेशन कैंप भी बनाए गए, जिसमें लोगों को जबरदस्ती उठा उठाकर डाल दिया गया। और ये सिर्फ नॉर्मल लोगों को नहीं डाल रही थी, ये सिर्फ गरीबी को हटा रही थी। जो भी उन्हें गरीब दिखता था उन्हें कैंप में डाल दिया जाता। लोगों से कहा गया कि हम देश को क्लीन करके छोड़ेंगे और
वो रोड साफ नहीं कर रहे थे, देश को साफ नहीं कर रहे थे, वो गरीबी को खत्म कर रहे थे कि गरीब बिल्कुल भी ना रहे, इसीलिए उन्हें कैंप में डाल दिया गया। अब इनको साफ करने के लिए लोकल पुलिस ने ग्रुप्स बनाए जिन्हें नाम दिया गया क्लीनिंग टीम। वो क्या करती थी, उनसे ये कहा गया, जो टीम थी उनसे ये कहा गया कि जितने लोग ला सको उतने लोग लाओ और पकड़ पकड़ के इसमें डाल दो। वो लोग क्या करते थे कि जो भी रास्ते में दिखा उसे पकड़ा और वैन में ले जाकर वहां पर कैंप में डाल दिया गया, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 60-70 साल का बूढ़ा हो। उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनसे कहा गया था आप जितने ज्यादा लाओगे उतने ही ज्यादा तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो उन्हें पैसों का लालच था और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन्होंने पकड़ा और कैंप में डाल दिया गया। और यहीं से शुरू हुआ स्क्विड गेम का रियल खेल स्टार्ट। जितने भी लोगों को पकड़ा जाता उन्हें डिटेशनल सेंटर भेज दिया जाता, जहां पर वो सारे के सारे इकट्ठा होते थे। उसके बाद ना कोई इंक्वायरी और ना कोई पूछताछ, बस पकड़ा और उसे डाल दिया गया। उसके बाद 1986 में एशियन गेम आया और 1988 में ये साउथ कोरिया में आया। और जब साउथ कोरिया में 1988 में ओलंपिक था तो पूरी दुनिया की नज़र साउथ कोरिया पर थी। तो साउथ कोरिया की जो हाईएस्ट लेवल के लोग थे और जो वहाँ की इकोनॉमी को बचाने के लिए खड़े हुए थे और जो लोग उद्योगपति थे, उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया की रोड पर एक भी गरीब लोग दिखना नहीं चाहिए। तो उन्हें लोगों को पकड़ पकड़ कर उसमें डाल दिया और उन्होंने कहा कि आपको कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाएगा। जो पहले पकड़े थे उन्हें भी यही बोला गया कि आपको 1 साल बाद छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये सरासर झूठ था। बस उन्हें वहां पर बंद रखा और ये कह दिया गया कि जब आप बाहर रहने लायक हो जाओगे तब उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि उन्हें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था सही से, और वो भी सूखा सूखा खाना मिलता था जो एक जानवर को खिलाया जाता है। और उसके बाद अब वहाँ की रोड तो बिल्कुल क्लीन दिख रही थी, कुछ भी रोड पर नहीं था ऐसा जो देखने को मिले कि हाँ कोई भी गरीब रहता है। लेकिन उसके पीछे का जो डरावना सच था वो किसी को भी महसूस तक नहीं हुआ। उसके बाद एक और कैंप होता है इन्हीं कैंपों में, जिसका नाम था ब्रोदर्स होम, जो स्क्विड गेम से भी बहुत ज्यादा डरावना था। एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम था हंग जोंग सुन, वो अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में ही उसके पिता को कुछ काम याद आता है। तो उसके पिता क्या करते हैं, हालात देखकर, कंडीशन देखकर उस बच्चे को पास के पुलिस स्टेशन में छोड़ देते हैं, पुलिस स्टेशन के पास में, और वो वहां पर चले जाते हैं जहां पर उन्हें काम था। उसके बाद होता क्या है कि उसके पिता जब वापस आते हैं तो वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि बाहर बच्चा नहीं था, वो पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस वालों से पूछते हैं कि बच्चा था वहां पर कहाँ गया। तो उन्होंने उसे ऐसे इग्नोर किया कि जैसे कुछ खोआ ही ना हो। उन्होंने खूब पूछताछ की कि मेरा बच्चा कहाँ पर है, यहीं तो खड़ा था, मैं बताकर भी गया था, लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। जब ये गेम खत्म हो गया, ये कैंप खत्म हुआ, जो लोग वहां से बच के आए उन्हीं में से ही ये एक बच्चा था जो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। तो ये उसने अपनी जबान से बताया। उसके बाद होता क्या है कि रियलिटी क्या थी कि वो गया कहाँ। वो अपने पिता को जैसे ही छोड़कर पुलिस स्टेशन के पास खड़ा होता है तो एक वैन आती है, वैन में से 4 से 5 लोग उतरते हैं और उस बच्चे को उठाकर पुलिस के सामने उस बच्चे को ले जाया जाता है, क्योंकि सरकार की मंजूरी थी, ऐसा तो होगा नहीं कि उन्हें ना पता हो। पुलिस के सामने ही उसे ले जाया जाता है और उसे ब्रोदर्स होम में डाल दिया जाता है। ये थी साउथ कोरिया की वेलफेयर फैसिलिटी, या फिर टॉर्चर एम्पायर कहो। उसी लड़के के साथ एक लड़का और आता है जो 13 साल का था और नाम था उसका चोई। उसे लाया जाता है और जब बच्चों को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें हैंग जोंग भी था, बच्चों को लाया जाता है
और उनके कपड़े उतारे जाते हैं और उन्हें एक नीले कलर का सूट दिया जाता है, उन्हें चप्पलें दी जाती हैं और भी चीज़ दी जाती हैं एक दो। उसके बाद जो चोई होता है उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कि हैंग जोंग की रूह कांप जाती है। होता क्या है कि चोई को उसके कपड़े उतारकर बर्फीला ठंडा पानी से उसे नहलाया जाता है और ज़बरदस्ती उसे पानी में फेंका जाता है। ज़बरदस्ती उस पर बर्फीला पानी डाला जाता है और उसके बाद जो उस टीम का लीडर था, जो बच्चों की टीम का लीडर था, उसने उसके साथ वो किया जो मैं बता भी नहीं सकता। उसके बाद ये टॉर्चर रोज रोज होता था, रोज रोज होता था, कोई एक दिन का नहीं था। कोई बच्चा शिकार होता और खाना तो ऐसे मिलता था बिल्कुल ना के बराबर, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और इतनी बुरी हालत थी वहाँ पर कि सुबह को 6 बजे उठा दिया जाता था और उसके बाद 11 बजे तक गधों की तरह मेहनत कराई जाती थी और उसके बीच में खाना सिर्फ 2 टाइम मिलता था, वो भी सूखा। ऐसा खाना जो जानवर भी ना खाए। ऐसी चीजें और टॉर्चर बुरी तरीके से किया जाता था। और आपको बता दूं कि अगर कोई भागने की कोशिश करता वहां से तो उन बच्चों की पूरी टीम को खत्म कर दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था उनको, कि आने वाले जो बच्चे हैं या और टीम जो बची हुई थी सारी की सारी, वो एक सबक सीख सके, वो आगे से ऐसा ना करे या भागने की कोई भी गलती ना कर सके। इसीलिए उस पूरी टीम को मार दिया जाता था सिर्फ एक के भागने की वजह से। उन्हीं में से किसी एक को टीम का लीडर बना दिया जाता था, जो टीम में सबसे तगड़ा होता था। ये लगता था ये सबसे ज्यादा हराम है या सबको कंट्रोल कर सकता था, तो उसे एक तरीके से मॉनिटर बना दिया जाता था या लीडर बना दिया जाता था, जो सब पर नजर रखता था। और एक उनके ऊपर एक और टीम लीडर होता था। तो होता क्या था, जो बच्चों में से ही या बड़ों में भी यही होता था कि अगर कोई टीम का मेंबर बाहर जाता है या भागने की कोशिश करता है तो उन्हें भी मार दिया जाता है, पूरी की पूरी टीम को। और उसमें से एक लीडर जो बनाया जाता था वो सब पर ऐसे कंट्रोल रखता था, उसको पूरी खुली छूट थी कि वो उनके साथ कैसे भी कर सकता है और कुछ भी व्यवहार कर सकता है। जैसा उस टीम लीडर ने बच्चे के साथ किया जो मैं बता भी नहीं सकता, वो भी उनके साथ किसी भी बच्चे के साथ कर सकता था। लिम योंग सन की गवाही, ये वो लड़की थी जो 11 साल की थी और उस कैंप से बाहर निकल के आई। जब आज भी उसकी गवाही सुनते हैं लोग तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताती है कि जब मैं कैंप में एंट्री की उसके 2 दिन बाद ही मेरी नाक तोड़ दी गई। नाक इसलिए तोड़ी क्योंकि उनके ग्रुप में, जिसे प्लेटन कहा जाता था, जैसे हम ग्रुप कहते हैं तो वहां पर प्लेटन बोलते थे, तो वहां पर किसी एक ने गलती कर दी थी और पूरे ग्रुप को ये सजा मिली कि उसकी नाक तोड़ दी गई और जितने भी बच्चे थे उन सभी के चेहरे खराब किए गए। किसी का तो पूरा चेहरा ही तोड़ दिया गया, चेहरे की हर एक हड्डी को तोड़ दिया गया और किसी बच्चे की तो डेथ भी हो गई। इतनी बुरी कंडीशन। जब वो लड़की उस टॉर्चर को सह नहीं पाई तो उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। उसने कई बार कहा, तो कई बार कहने के बाद उसे साइकेट्रिक वार्ड में डाल दिया गया और वहां पर उसे ऐसी दवाइयां दी गई कि वो हिल तक ना पाए। 4 दिन तक उसे ऐसी ही दवाइयां दी और जो भी वहां पर लीडर थे, जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने उसके साथ वो काम किया जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। 4 दिन बाद जब उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और उसे लगा कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, क्योंकि उसने बचने के लिए ये सारी चीज़ कही थी। उसे लगा था कि इसी बहाने ये बाहर मुझे लेके जाएंगे और मुझे निकाल देंगे किसी वजह से, या मैं खुद भाग जाऊंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 दिन बाद उसे मजबूरी में ये बोलना पड़ा कि मैं ठीक हूँ, मुझे वापस वहीं पर रख लो। अगर सबका टोटल किया जाए, जितने भी ये ग्रुप बनाए गए थे पूरे देश में, तो 38,000 लोग मारे गए थे, जिनका
अता पता ही नहीं है कि वो कहां पर गए। उनका नाम निशानी खत्म कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लोग होते थे वहां पर, जितनी भी सारी लेबर होती थी, गवर्नमेंट उनसे हर महीने करोड़ों रुपए कमाती थी, क्योंकि उनसे अलग अलग तरीके से काम लिया जाता था, जिन्हें बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था अलग अलग देशों में। और अगर कोई बीमार होता तो उसे साइकेट्रिक रूम में ले जाकर उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती कि उसकी रूह तक कांप जाती। इतनी बुरी कंडीशन थी। स्क्विड गेम में ये चीजें दिखाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि स्क्विड गेम को एक अलग तरीके से दिखाया गया है। और ये जो चीज थी, जो लोगों को मार दिया जाता था, जो माइंडली तौर पर थोड़ा कमजोर होता था, तो उसे क्लीनिंग प्रोटोकॉल बोलते थे, कि जो लोग हमारे काम का नहीं है उसे साउथ कोरिया के ओलंपिक मेडल और इंटरनेशनल जो रेपुटेशन थी उसके पीछे एक हॉरर फिल्म छुपी हुई थी, जो एक न एक दिन लोगों के सामने आनी ही थी। और यही हुआ, वो लोगों के सामने आई। और जो ये लोग बाहर निकल के आए, आप भी सोच रहे होंगे कि जब ऐसी कंडीशन थी तो वो बाहर कैसे निकल के आए। तो वो बाहर कैसे निकले उससे सुनिए। वो साल था सन 1986, जब कैंप में बंद लोगों की किस्मत खुलने वाली थी, क्योंकि लीड में 1986 के अंतराल में एक वकील थे, इन्फ्लुएंशियल वकील थे, किंग योंग वोंग। उन्होंने एक जगह पर जाकर देखा, वो किसी काम से गए थे, तो उन्होंने एक जगह पर जाकर देखा जिस जगह का नाम था हांगजे बोक्चिवोन। वहां पर उन्होंने देखा कि लोगों से जबरदस्ती काम कराया जा रहा है और उन्हें मार मार कर इतनी बुरी तरीके से उनसे काम लिया जा रहा है कि एक आम इंसान बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा, और उसे माइंडली डिस्टर्ब किया जा रहा था बहुत ज्यादा। जैसे पुराने जमाने में जो मजदूर होते थे उन्हें कोड़ों से मारकर उनसे काम लिया जाता था ना, बिल्कुल उसी तरीके का नजारा था। वो देखकर समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो वहां पर गए जहां पर उनका ऑफिस था, लोगों से आसपास से बातचीत की कि ये जगह कौन सी है। उसके बाद वो किसी तरीके से वो अंदर गए, वहां पर जाकर वो सारे हाल देखे कि लोगों की कैसी कंडीशन है और कैसा कैसा लोगों को रखा जा रहा है। उसके बाद कई हफ्तों की मेहनत के बाद एक स्ट्रॉन्ग केस तैयार किया और रातों रात कोर्ट ऑर्डर लेकर जनवरी 1987 को वहां पर रेड डलवाई। और जो लोग वहां से बाहर आए, कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने परिवार से बिछड़ गए थे, और कुछ लोगों को ऐसे जबरदस्ती डाल दिया गया था। बेचारों की हालत ऐसी हो चुकी थी, बहुत ज्यादा नाजुक और बहुत ज्यादा गंभीर। कम से कम 20-20, 15-15 किलो वेट वहां पे घट चुका था, और लोगों की कंडीशन ऐसी थी कि वो खड़े तक भी नहीं हो पा रहे थे सही से, और उन लोगों से काम लिया जाता था। अगले साल 1988 को ओलंपिक होने वाले थे, और पूरी दुनिया की मीडिया की नजर साउथ कोरिया पर टिकी हुई थी। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ये जानती थी, अगर ये कैंप की खबर दुनिया में फैली तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी और पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हो जाएगा। तो उन्होंने इस चीज को बचाने के लिए इस खबर को दबा दिया, और कैंप तो खत्म करने ही थे, लोगों को खबर ना पहुंचे, ज्यादा ये ना फैले, इसीलिए लोगों से कहा ये कैंप रिहीव सेंटर थे, जहां पर जिनके पास लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों को यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन ये बाहर लोगों को बात बताई थी, लेकिन उसके अंदर की रियलिटी क्या थी, सच्चाई क्या थी, वहां पर लोगों ने जिन्होंने सरवाइव किया, असली रियलिटी तो उन्होंने झेली, हकीकत तो उन्हें पता थी। मैनेजमेंट रिकॉर्ड डेथ जो डाटा आया था वो आया था सिर्फ 513, लेकिन कितनी डेथ हुई वो मैं पहले शुरू में ही बता चुका हूं। तो वहां पर जब लोगों ने जाकर छानबीन की, तो वहां पर देखने के बाद, वहां की हालत देखने के बाद साफ साफ जाहिर होता था कि यहाँ पर हजारों की संख्या में डेथ हुई है, जो छुपाया गया है। लेकिन गवर्नमेंट का सारा करा धरा था, तो किसी को भी बाहर मुद्दा उठाने ही नहीं दिया। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसे रफा दफा कर दिया गया। लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, जो इन चीजों को संभाल रहे थे उन्हें सजा क्या मिली?
इस फैसिलिटी के ओनर पार्क इंग जियोन को 10 साल की सजा हुई। सिर्फ 10 साल, आप इमेजिन करके देखिए, सिर्फ 10 साल इतनी सारी चीजों को करने के बाद। 10 साल आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये सब चीजें इसलिए की गई क्योंकि मुद्दा गरम गरम था और ओलंपिक पास में थे। ओलंपिक जैसे ही खत्म होते हैं तो ये अपनी सजा कम कराने के लिए अपील डालता है और उसी के ही कुछ हफ्तों बाद इसकी सजा 4 साल हो जाती है। 10 साल से 4 साल हो जाती है और उसके बाद ये एक और अपील डालता है और कुल मिलाकर इसकी सजा हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 30 महीने। सिर्फ 30 महीने। इतनी सारी चीजें होने के बाद, इतना बड़ा कांड करने के बाद, इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद, प्रताड़ित करने के बाद उसे सिर्फ सजा मिलती है सिर्फ 30 महीने की। और उसके बाद 2016 तक वो अपनी जिंदगी बड़े आलीशान से उसने गुजारी, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। और वो जो 30 महीने वो जेल में रहा उसमें भी उसे हर एक फैसिलिटी मिली जो एक नॉर्मल इंसान को मिलती है। और जो लोग कैंप से बाहर आए, ना तो उन्हें कोई अपोलॉजी मिली, ना मनी हेल्प मिली और ना ही मेडिकल हेल्प मिली और ना ही उन्हें रहने के लिए कोई सुख सुविधा मिली और ना ही उन्हें पैसे दिए गए। जो वहां पर काम भी कराया था उसका भी कुछ नहीं दिया गया। बस उनके लिए सबसे अच्छी बात यही थी कि वो जिंदा बाहर निकल रहे थे। और ये इंटरव्यू अभी भी मिल जाएंगे कुछ लोगों के जो उस कैंप में रहे थे, आज भी वो मिल जाएंगे। स्क्विड गेम में लोग जीने के लिए मांग करते हैं या जीने की भीख मांगते हैं, और यहाँ पर जो ये कैंप थे इनमें लोग मरने की भीख मांगते थे कि इससे अच्छा तो हमें मार ही दो। लेकिन उन्हें जिंदा रखा गया और उनसे काम लिया गया, और इसे स्क्विड गेम से कंपेयर नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उससे भी बहुत ज्यादा बुरा था और कुछ चीजें तो मैं भी खुलकर नहीं बता पाया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी उसमें। इसलिए कहते हैं जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। साउथ कोरिया हमें इतना ज्यादा डेवलप लगता है, इतना ज्यादा इन्वेंशन नई नई चीजों का होता है उसमें, और इतना ज्यादा खूबसूरत, इतना ज्यादा अच्छा देखने में लगता है अगर आप वीडियोस या कुछ भी देखो, लेकिन अंदर उसके क्या चल रहा है आज भी कोई कुछ नहीं जानता है। इसीलिए जो चीजें हमें दिखाई देती हैं वो हमेशा सच नहीं होती हैं। देश हमें लगते तो हैं कि इतना ज्यादा डेवलपमेंट है, इतना ज्यादा ये है, इतना ज्यादा वो है, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है और रियलिटी क्या है वो सिर्फ वही जानते हैं जिनके साथ वो चीजें हो रही हैं। और हो सकता है आज भी कुछ जगह पर ऐसी चीजें हो रही हो, लेकिन हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है सिर्फ डेवलपमेंट या सिर्फ अच्छी खासी साफ सुथरी जगहें जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन डार्क रियलिटी क्या है वो सिर्फ वो लोग जानते हैं जो वहां पर रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलते रहती हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।